अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमना है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड ट्रांजिएंट टिकेपनी ऑफ द न्यूबॉर्न बेस्ड ऑन नेल्सन 22nd एडिशन ओनली। अच्छा, इससे पहले एक और सेशन जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है वो हमने आरडीएस का लिया है, तो प्रॉब्लली वो आपके पास होगा। तो ये तो हम कर चुके हैं, तो हम इसको स्किप करके ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया पे आ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया की अगर हम लोग बात करें तो हम सबसे पहले इसका आपको सेकंड नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में जिसमें आईएमएम का डूज एंड डोंट्स थे उसमें आपको बताया था कि आपको डिजीज के सेकंड नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर का दिल होगा तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया की जगह क्रॉनिक लंग डिजीज ऑफ द प्रीमेच्योरिटी भी लिख सकता है। अब इसमें हम इंसिडेंट्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, लेक्चर को आगे इनिशिएट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि मैंने इसमें से मतलब ये इंटायरली नेल्सन पे है और ये समराइज्ड वर्जन है और इसमें कोई ओमिशन नहीं है। और मैं मतलब आपको पढ़ाऊंगी और मैंने इसमें से कोई चीज़ भी स्किप नहीं की हुई। तो हमने ये देखना है बेसिकली, मतलब हमने पढ़ना सारा कुछ है पर हमने याद इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रखना है। तो इंसिडेंट्स पे आ जाते हैं। इंसिडेंट्स का आपको सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए पता, जो कि है क्लिनिकल पल्मोनरी सिंड्रोम। इट इज़ अ क्लिनिकल पल्मोनरी सिंड्रोम which occurs in extremely preterm infants, and it is defined by prolonged need for respiratory support and supplemental oxygen. मतलब ये वाली जो लाइन है कि डिफाइंड बाय प्रोलॉन्ग नीड फॉर रेस्पिरेटरी सपोर्ट एंड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, इस लाइन पे चार मतलब जितने भी पास्ट में एमसीक्यूज आए हैं वो इसी लाइन के इर्द गिर्द आए हैं। ऑल्दो क्यू बैंक में एमसीक्यूज कम है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उन चारों के अलावा भी कोई और चीज आ जाए, तो हमें इंसिडेंट्स और पैथोफिजियोलॉजी और सब कुछ पता होना चाहिए। 60% of infants who are less than 28 weeks of gestation they develop BPD. 100% incidence in 22 to 24 weeker, and most of them will have moderate to severe disease. Understood बात है, nothing difficult in this. तो हम थोड़ी एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी पे बात कर लेते हैं। बेसिकली develops after preterm birth and life support interventions. उसमें वेंटिलेशन भी हो सकती है, ऑक्सीजनेशन भी हो सकती है। दूसरी चीज आ जाती है कि आपके सामने लिखा आ रहा है क्लासिक बीपीडी और मॉडर्न बीपीडी। इसमें अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद ये है, इन क्लासिफिकेशंस, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, बस बेसिकली बताया क्या गया है कि ये जो क्लासिक बीपीटी थी वो कैसे अकर करती थी और अब जो बीपीडी है आफ्टर ऑल द इंटरवेंशंस दैट वी हैव वो कैसे होती है। ये कुछ खास याद रखने वाली बात नहीं है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज, लेकिन जैसे कि टॉक्स में लॉन्ग केस में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। जो क्लासिक बीपीटी थी वो प्री सर्फेक्टेंट एरा है, मतलब जब तक सर्फेक्टेंट आया नहीं था तो उन बच्चों में हो जाती थी और वो मोस्टली 32 to 36 वीकर्स होते थे। उससे पहले तो सर्वाइवल रेट था ही नहीं। और इसमें यही होता था, पहले पेशेंट्स आरडीएस डेवलप करते थे और फिर जब उनको सेव करने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाती थी तो वो इंजूरियस होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर्स रखे जाते थे टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन सेचुरेशन, और उससे फिर क्या होता था, एक फिब्रोप्रोलिफरेटिव लंग डिजीज हो जाती थी। लेकिन हमारी जो मॉडर्न बीपीडी है जो कि आजकल के बच्चों में हो जाती है, जो कि लेस देन 28 वीक्स हों, लेस देन 1 kg हों, उनमें क्या होता है बेसिकली जब वो बॉर्न होते हैं उससे उनके बाद वालों में तो हमारे पास सर्फेक्टेंट अवेलेबल है, मतलब आफ्टर 28 वीक्स सर्फेक्टेंट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें लेस देन 28 वीक्स में, तो उस वक्त बिल्कुल लंग मेच्योरेशन बंद हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अल्वुलाई कोयल्स हो जाते हैं और मतलब एक वो सिंगल बबल बना लेते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती है और मिनिमल इनिशियल, इसको बेसिकली हम मिनिमल इनिशियल लंग डिजीज कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो जाता है ओवर वीक्स। तो बेसिक बताने का मकसद यही है कि जो जिस तरह पहले हमारे पास बीपीडी होता था अब वैसा नहीं होता। पहले फाइब्रोप्लोरिफरेटिव लंग डिजीज था, लेकिन अब ये होता है कि क्योंकि अल्वुलाई की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो उसकी वजह से आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती है हम उसको मैनेज करने की वजह से फिर बीपीडी पेशेंट को करवा सकते हैं। और अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो वही है कि क्लासिक बीपीडी में जो कि पुराना है वो एयरवे स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती थी, फिब्रोसिस हो जाता था, एम्फाइसेमा लाइक चेंज होता था। लेकिन अभी वाले बीपीडी में सेक्युलर वॉल फिब्रोसिस है, मिनिमल एयरवे डिजीज है और एबनॉर्मल पल्मोनरी माइक्रोवेस्कुलेचर है
एंड एल्वियोलर सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एल्वियोलाई कोल्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिंप्लीफिकेशन, मतलब एक सिंगल आपको बबल आप समझ लें कि वो मतलब वो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस, और इन न्यू बीपीडी में एल्वियोलाई आपस में मिल जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, उनकी हेट्रोजेनेसिटी खत्म हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इट इंडिकेट्स अरेस्ट ऑफ एल्वियोलर सेप्टेशन एंड माइक्रोवेस्कुलर मैच्योरेशन। ये स्लाइड इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नेल्सन में लिखी हुई है, एंड अगेन इट्स नॉट, मतलब एमसीक्यूज में इस तरह नहीं आई हुई, पर मैं आपको जैसे बात कर रही हूँ कि थ्योरी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने थ्योरी भी पास करनी है, और उसको आगे मतलब अगर आप थ्योरी पास कर ले तो आगे आपने टॉक्स भी देना होता है, तो आपने ये चीज एक दफा पढ़ लेनी है। फिर हम थोड़ा पैथोजेनेसिस का ओवरव्यू कर लेते हैं। बीपीडी मल्टीफैक्टोरियल ही होती है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, मैकेनिकल इंजरी भी हो रही है, उसके अलावा ऑक्सीडेटिव इंजरी भी इन इमेच्योर लंग हो रही है, तो जिसकी वजह से ये एक सीक्वले बन के ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो जाता है। अब उसके और भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जो डाला या ऑक्सीजनेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होते हैं, जिससे एटिलेक ट्रॉमा है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है लेस देन 28 वीक्स में, और उसकी की वजह से कोलैप्स इंजरी हो जाती है क्योंकि एल्वेलाई क्लोज्ड होते हैं। वॉल्यू ट्रॉमा है, वही बात है कि ओवर डिसेंशन इंजरी फ्रॉम वेंटिलेटर, क्या आप प्रेशर ज़्यादा रख रहे हैं, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम जनरेट ज़्यादा हो रहा है, और फिर वॉल्यू ट्रॉमा करवा सकता है वो। एंड ऑक्सीजन इज, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रग, अगर आप ज़्यादा भी दे रहे हैं तो दैट विल कॉज फ्री रेडिकल्स, और इसकी वजह से फिर इमेच्योर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, मतलब कि जितना चाहिए उसकी अगर डिमांड से बढ़ रहा है तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट फ्री रेडिकल्स, और वो फिर डैमेज करवाता है एल्वेलाई को। और हम फिर इन्फ्लेमेशन पे आ जाते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन एक कैस्केड है इस पूरे पैथोजेनेसिस का। फिर हमारे पास जो अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास प्री पोस्ट नेटल इन्फेक्शन है, पीडीए है। अच्छा, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन ड्यू टू हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया एंड एसिडोसिस, जिसकी वजह से पीडीए मोस्टली ओपन होता है 28 वीक्स, और राउंड अबाउट इस एज पे तो ये ओपन ही होता है, एंड दैट विल मतलब कंट्रीब्यूट टू बीपीडी। एंड इफ यू आर गिविंग एक्सेस फ्लूइड्स एंड देयर इज ग्रोथ फेलियर प्री पोस्टनेटल, तो ये सारे फैक्टर पैथोजेनेसिस में आते हैं। उसकी वजह से फिर ये होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, गैस एक्सचेंज में मसला आ जाएगा, अगेन इम्पेयर्ड एल्वेओली कैपिलरी डेवलपमेंट होगी, एंड देन दैट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ओवरव्यू, जो कि बेसिकली एमसीक्यूज पास्ट में इसमें से आए हुए हैं। अच्छा, जो ऊपर वाली चीज़ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि persistent progressive respiratory distress and O2 dependence over weeks, this is understood। अब ये जो आगे चीज़ लिखी हुई कि 3 ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पैटर्न्स इन फर्स्ट 2 वीक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें से नेल्सन में से कुछ ओमिट नहीं किया, जो नेल्सन में लिखा मैंने मेंशन किया है। अब ये इस तरह नहीं है कि आप एग्जाम मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सब याद हो, बट ये आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी है, और इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास यूं के एमसीक्यूज आ जाएं कि अगर लो O2 है तो फिर कितना रिस्क है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम 3 ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पैटर्न्स को थोड़ा सा फर्स्ट 2 वीक्स में जिस तरह आते हैं वो देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 25% FiO2 से कम है बाय डे 3 और 4 ऑफ बर्थ, तो देर इज ओनली मतलब 20% और लेस चांस के बीपीडी होगा। लेकिन फिर ये है कि अगर फर्स्ट वीक में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लो थी, जैसे कि लेस देन 25 थी, पर सेकेंड वीक में वो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, देन देयर वुड बी अ 50% चांस। इसी तरीके से अगर परसिस्टेंटली हाई है, मतलब अगर 25% से जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके बाद से उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रही है थर्ड वीक फोर्थ वीक, तो 70% रिस्क है कि बच्चे को बीपीटी डेवलप होगा। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसे आती हैं जो कि एमसीक्यूज में आपके पास आ सकती हैं, कि पेशेंट परसिस्टेंट टिकेपनिया, रिट्रैक्शंस उसको हो रहे हैं, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग हो रही है। अच्छा, दैट विल लीड टू हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन डिपेंडेंस। अगेन मतलब इसमें कोई पीछे ऐसी चीज़ नहीं है, अंडरस्टूड बात है, दिस ऑल कैन लीड टू हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सिया। अब जो चीज़ आगे पूछी भी गई है और आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए वो है चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग्स। चेस्ट एक्सरे पे क्या फाइंडिंग होगी, आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, एक एमसीक्यू में चेस्ट एक्सरे की जगह सीटी लिखा हुआ है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि न्यूनेट बॉर्न हुआ है
28 वीक का न्यूनेट है और उसके चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेशन है। और दूसरा एमसीक्यू उसमें इस तरीके से है कि अगर न्यूनेट बॉर्न हुआ है और उसकी एज नहीं मेंशन की गई लेकिन प्रीमेच्योर न्यूनेट लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है कि सीटी पे फाइन डिफ्यूज इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज हैं। तो एक जगह पे इसको आंसर में लिखा हुआ है और पूछा हुआ है डायग्नोसिस क्या है, और एक जगह पे एमसीक्यूज दे के लिखा हुआ है कि सीटी स्कैन पे क्या फाइंडिंग होंगी। बहुत क्लासिक सिनेरियो वो इसी तरीके से आया हुआ है कि एक बच्चा है, उसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहा है और अब उसको मतलब अभी वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आया है, तो उसके सीटी स्कैन में क्या फाइंडिंग हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि फाइन डिफ्यूज इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज, मतलब ये आंसर है। आंसर्स होते रिकॉल्स हैं लेकिन मतलब प्रॉपर डिफ्यूज इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज पूछा गया है। देन अगेन एक और एमसीक्यू है जिसके अंदर पूछा हुआ है कि आरडीएस का सिनेरियो दिया हुआ है और इसी तरीके से है, प्री टर्म इन्फेंट है और वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहा है, अब उसके चेस्ट एक्सरे पे क्या फाइंडिंग होगी। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है और उसमें उसके आंसर्स में एटिलेक्टेसिस है। तो ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे। तो मतलब 3-4 एमसीक्यूज इसी के रिलेटेड हैं कि आपके पास चेस्ट एक्सरे, अगर चेस्ट एक्सरे नहीं लिख रहे तो वो HRCT भी लिख सकते हैं, तो वो फाइंडिंग्स तो सिमिलर ही होंगी। हाइपर इन्फ्लेशन चेस्ट एक्सरे पे होगी बट ये वाली फाइंडिंग सीटी पे आ सकती है। और अगर जैसे कि अगर इसमें से एमसीक्यू आया और फिर एक दफ़ा इसमें से एमसीक्यू आया, तो बिल्कुल चांस है कि नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर सोचें कि इन दोनों छोड़ के इसमें से दे दें, और फिर वो ये पूछ सकते हैं कि अगर स्वे बीपीडी डेवलप हो गई है जिसकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या आपको मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। तो फिर आपको सिस्टिक चेंजेस और नोमेटोसील्स मिलेंगे। नेल्सन की फिगर 127.1 है जो कि आप देख सकते हैं। और आपको ये बस ये 3 चीजें अच्छे से याद करनी है। ऊपर वाली चीज का बस ये मकसद है कि आपको पता हो कि प्रेजेंटेशन कैसे है। फिर अगर स्वेयर बीपीडी हो जाता है तो उसमें क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विद म्यूकस, एडीमा एंड ट्रेकियोब्रोंकोमलेशिया। अब ये ट्रेकियोब्रोंकोमलेशिया की वजह से आगे बीपीडी स्पेल हो सकता है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लेकिन बेसिकली इसका मकसद मकसद क्या है, मतलब ये क्या टर्म है, इसका मकसद होता है फ्लॉपी एयरवे। जो ट्रेकिया सपोर्टेड होता है वो बिल्कुल फ्लॉपी हो जाता है, और मतलब जैसे ही बच्चा सांस ले रहा हो, बच्चा एक्सेल कर रहा है, तो वो कोलैप्स कर जाता है जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे मैंने आपको बीपीटी स्पेल का बताया, तो मैं इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। यू नेवर नो, अगर एग्जामिनर ने 3-4 पहले दे दिए तो वो कहीं से भी दे सकता है। और ये लिटरली अगर आप आईएमएम की ऐसे तैयारी कर लें जैसे कि मैं करवाना चाह रही हूँ, तो मुझे लगता है कि पार्ट 2 में भी आपको ये बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि फिर आगे आपने वो देना होता है, शॉर्ट केस होता है, लॉन्ग केस होता है, आईएमएम के बाद टॉक्स होता है, उसमें लिटरली एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो खैर बीपीटी स्पेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एपिसोड है, मतलब हाइपोक्सीमिया और ब्रेडिकार्डिया की वजह से, एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सॉरी, हाइपोक्सीमिया और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हाइपोक्सीमिया क्यों होता है, ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है। लेट्स से कि अगर आपके पास एक बच्चा वेंट पे है और वो मतलब आप उसको कैंडिडेट समझ रहे हैं बीपीडी का, और एकदम से पेशेंट को साथ से उसके ड्रॉप कर गए और उसका हार्ट रेट ड्रॉप कर गया, तो आपने ज़रूर सोचना है कि पेशेंट में बी इन बीपीडी स्पेल। फिर आगे मैनेजमेंट उसकी वजह से ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जिसमें हम एल्बिट्रॉल दे सकते हैं, और पीक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर आप इंक्रीज कर सकते हैं। यूजुअली 5 to 6 हम रखते हैं, तो यू कैन इंक्रीज अप टू 7 to 8। और देन यू मे प्रोवाइड सेडेशन विद मिडाजोलम। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीडी स्पेल। लेकिन बेसिकली हाइपोक्सीमिया हो इसलिए ही रहा होता है कि एकदम एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और हो किस लिए सकती है कि इवन अगर स्टाफ ने सक्शनिंग कर दी है तो इरिटेशन हो गई है ट्रेकिया की, या फिर जैसे ट्रेकियो ब्रोंकोमलेशिया बीपीडी में उसकी वजह से। अब ब्रेडिकार्डिया इसलिए होता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पीडीए भी पेटेंट होता है, और उसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलेचर, बेसिकली पल्मोनरी माइक्रोवेस्कुलेचर डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है बीपीडी में, और दैट लीड्स टू इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, और उससे फिर राइट टू लेफ्ट शंट होगा, राइट टू लेफ्ट शंट थ्रू पेटेंट फोरामेन अवेल या पीडीए, और उससे क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है क्योंकि, एंड देन दैट हाइपोक्सीमिया विल कॉज ब्रेडिकार्डिया। ये समझाने का बस मकसद यही है कि आपको पता हो कि मतलब हम एमलेस नहीं हो, हमें पता हो कि अच्छा ब्रेडिकार्डिया हो क्यों रहा है। फिर मैनेजमेंट आपने इसकी ब्रोंकोडायलेटर्स, इंक्रीज पीप और सेडेशन से कर देनी। आप प्लीज़ ये याद रखें, एमसीक्यू ऐसा भी बिल्कुल आ सकता है कि वही बात जैसे मैंने आपको सिनेरियो पहले बताया कि पेशेंट है और एकदम उसका मतलब वो वेंट पे है, बीपीडी का पेशेंट है, एंड देन द पेशेंट को हाइपोक्सीमिया ब्रेडिकार्डिया हो गया, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द पेशेंट। सो फर्स्ट चॉइस वुड बी ब्रोंकोडायलेटर्स एंड दैट इज एल्ब्यूट्रॉल इज एन एग्जांपल। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन।
इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आए हुए हैं कि बीपीडी की कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या डेवलप हो गई है, तो वो फिर आपने ये याद रखना है कि अगर पीपीएचएन उसके अंदर है तो आपने इसको लगाना है। सॉरी, नॉट पीपीएचएन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो इट्स अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि 15% ऑफ इन्फेंट्स में हो सकती है, लेस देन 1000 ग्राम और 28 वीक्स। इंक्रीज रिस्क हो जाता है स्वे बीपीडी में, प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन में, प्रीनेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में, and it occurs in up to 40% of severe BPD, can cause right-sided heart failure associated with increased mortality. Just remember that this is one of the complications, and it is quite common, I would say 15%. So important. Diagnosis criteria. So basically, any preterm infant that requires supplemental oxygen, और वो किसी तरीके से भी हो सकती है, either you provided the patient with ventilation through a ventilator, या फिर आपने उसको nasal cannula पे रखा हो, या फिर आपने उसको हाई पैप पे रखा हो, but it should be more than equal to or more than 28 days and assessed at 36 weeks post menstruation age। मतलब कि जब मेंस्ट्रुएशन से आपने काउंट करना है और 36 वीक्स तक जब बच्चा हो जाएगा उस वक्त आपने ये क्राइटेरिया उस पर अप्लाई करना है। या फिर पेशेंट इज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट 32-33 वीक्स पे आया, द पेशेंट इज स्टेबल टू बी डिस्चार्ज, तो आपने उस क्राइटेरिया पे अप्लाई करके देखना है कि मतलब कितने कौन सा स्वेयर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, नो बीपीडी है। स्वेयर में आपके पास मोर देन 30% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, या फिर पेशेंट इज ऑन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड एन सीपैप। मॉडरेट में लेस देन 30% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, माइल्ड में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो 28 डेज से, लेकिन एट डिस्चार्ज पेशेंट बटन रूम एयर एट 36 वीक्स। मतलब रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चा 6 हफ्ते के लिए रहा, लेकिन बच्चा टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 28 डेज के लिए रहा है या उससे ज़्यादा, लेकिन अभी डिस्चार्ज पे वो 36 वीक्स हो चुका है, और इसलिए उसको हम लेबल कर देंगे माइल्ड। नो बीपीटी इज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेस देन 28 डेज, सिंपल एज दैट। ये उन्होंने फिजियोलॉजिकल टेस्ट बताया हो कि आपने किस तरह मतलब आप चेक कर सकते हैं, वो यही होता है कि आप सेचुरेशन जब आपने इसको लेबल करना है, आप उसको प्रोब लगाएंगे और फिर आप उसको देखेंगे 5 मिनट्स के लिए, अगर तो उसके 90% से सैट्स ऊपर आ रहे हैं तो उसका मतलब है वो मेंटेन कर रहा है, या फिर लेस देन 1 मिनट के लिए मतलब 80% सैट्स आ गए, और लेस हाँ 80% लेस देन 1 मिनट के लिए आ गए, तो फिर आप ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट एक सिंपल परफॉर्म कर सकते हैं। देन अगेन बिकॉज वी हैव सो मच इंटरवेंशंस, उसकी वजह से फिर इन लोगों ने NICHD ने एक न्यू डेफिनेशन बताई है। ये आप एक दफ़ा देख लीजिए, वही बात है, टॉक्स में पूछा जा सकता है कि न्यू क्या क्राइटेरिया है, फिर वो यही होगा, एंड इट अप्लाइज ऑन फॉर इन्फेंट्स लेस देन 32 वीक्स विद रेडियोग्राफिक लंग डिजीज। एंड नेल्सन में टेबल 127.2 है, अपनी क्लैरिटी के लिए आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे तो ये लेक्चर शुड बी मोर देन इनफ, अगर आप नेल्सन नहीं भी पढ़े एंड यू आर ओनली गोइंग थ्रू दी स्लाइड्स, it's going to cover every single thing. Grade 1 में हमारे पास minimal oxygen requirement है which is less than or equal to 29% with low support, and then grade 2 is moderate oxygen requirement more than 30% or higher flow, and grade 3 is invasive PPV or more than 30% oxygen requirement, and grade 3A death from respiratory failure before 36 weeks PMA। ये थोड़ी सी रट्टा मारने वाली चीज है, खैर इसमें तो इतना कुछ मुश्किल है ही नहीं है कि इसमें रट्टा मारा जाए, बस ये ग्रेड्स आप एक दफा रट्टा कर लें। और इसमें एमसीक्यूज बाकी आ सकते हैं, कोई कुछ भी आ सकता है इसमें से, वो पूछ सकते हैं, आपको सिनेरियो दे देंगे हाँ भाई 28 वीक से ज्यादा है और इसकी ये असेसमेंट इस तरह है, और फिर आप बताएं क्या वो, और इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेस देन 30% रही है, या IMM के लेवल पे ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो फिर वो कौन सा बीपीडी होगा, तो देन यू ऑब्वियसली हैव टू टेक मॉडरेट बीपीडी। Then how to prevent BPD? You have to avoid mechanical ventilation whenever it is possible. Give gentle ventilation, मतलब volume targeted होनी चाहिए. Keep an eye on pressures. कैफीन थेरेपी ज़रूर दें बिकॉज इट डिक्रीज द बीपीडी रिस्क। आगे भी जाके हमें पता चलेगा दैट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू गिव कैफीन सिट्रेट। और वैसे इसकी डोज मैं आपको बता देती हूँ, आपने फर्स्ट स्टार्ट 20 मिलीग्राम पर केजी से ओडी में देनी होती है, और उसके बाद फिर आपने 5 मिलीग्राम ओडी देनी होती है, कंटिन्यू करनी होती है अप टिल 36 वीक्स। सिस्टमिक डेक्सामेथासोन, फिर यही बात है कि इनका जो ये सिस्टमिक डेक्सामेथासोन है, यू हैव टू सी कि ये इसका मतलब बेनिफिट ज़्यादा है या फिर इसका रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि
स्टेरॉइड्स के वी ऑल नो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इन्होंने बताया हुआ है, मतलब आप ये अगर आपके पास एकदम ऑप्शंस पॉइंट्स हों तो आपको पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर वही है वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स जो कि लेस देन 1.5 kg इन्फेंट्स होते हैं और वो दे आर एट 7 to 14 डेज ऑफ लाइफ, आप इनको अर्ली इनहेल थेरेपी थ्रू स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। Prolongedly use decrease PPD, but it can increase, it does have an increasing mortality trend. Modern budesonide, and sorry, 1 minute, I'm just going to attach my charger. Please give me 1 minute. तो अभी हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट पे, जो कि जनरल प्रिंसिपल है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इसको याद रखना है कि आप सपोर्टिव केयर इज़ द मेन स्टे। फिर आपके पास है कि ऑप्टिमल वेंटिलेटरी सपोर्ट, एग्रेसिव न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करें, बेसिक थिंग्स। कोई फार्माकोलॉजिकल ऐसी थेरेपी नहीं है, सारी आरसीटीज ही हैं जो प्रूव किया हो कि हाँ इसका फ़ायदा हो सकता है। जैसे आगे बताऊंगी कि कैफीन से ट्रीट हो सकता है और फिर आप डायूरेटिक्स एंड फ्लूइड रिससिटेशन कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। वी कैन गिव फ्यूरिसमाइड, वी कैन गिव थायजाइड, डोज आपके सामने लिखी हुई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है विद दिस। And if you are giving thiazide, then ensure that there is sodium potassium supplementation and there is adequate calories. ये आपकी डेली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। Bronchodilators, again, albuterol, ipratropium bromide, they are more effective, but they have fewer side effects. लेकिन ये क्या, we can give them and they do decrease the risk of BPD. Systemic corticosteroids हमने पहले बात कर ली है, अगर आप देंगे भी तो हम इस तरह देंगे कि लो डोज 10-day dexamethasone taper, मतलब आप स्टार्ट बहुत 0.0025 से इस तरह स्टार्ट करते हैं, and you can take it up to 0.89 milligram per kg, and this also facilitates in weaning. बट देन रिमेंबर द कॉम्प्लिकेशंस, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स अलग हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अलग हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि क्या कर सकता है ये अगर आप देते रहें। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में वो अगेन वो जो पीछे हमने बात की थी 7 to 14 डेज के इन्फेंट में फिर भी हेल्पफुल है, लेकिन उसके अलावा नहीं। पल्मोनरी वेजोडाइलेटर्स की बात करें, दे आर यूज्ड इन बीपीडी विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जैसे कि पीछे हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी है, तो आप इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकते हैं विद सिल्डानाफिल, मतलब इन दोनों में से एक चीज़ आप चूज कर सकते हैं। अगेन दे हैव रिटन कि नो आरसीटीज येट, तो इसलिए फिर आप मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट एंड ट्रायल है, एंड इसलिए आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ पल्मोनरी दे सकते हैं वेजोडाइलेटर्स, और दो इसकी एग्जांपल्स, बट नो आरसीटीज, नो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ऑन इट। Chronic respiratory support में हम आ जाएं तो you have to maintain the functional residual capacity via appropriate positive pressure and always prefer the non-invasive. Continue NCPAP until O2 independence, then transition to room air. Caffeine aids spontaneous breathing and weaning, जैसे हमने बात की है. And if you have any patient with severe cystic BPD, that patient require prolonged ventilation. Give the patient low rate at 20 to 30 minutes. ये settings हैं कुछ जो कि आपने करनी है अगर स्वेयर सिस्टिक बीपीडी है। ऐसा आईएमए में नहीं है एमसीक्यू आएगा कि स्वेयर सिस्टिक बीपीडी है तो उसकी सेटिंग्स बताएं, वैसे मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो फिर आपको फिर भी ये पता हो और याद हो। ग्रेजुअल वीनिंग एज लंग्स ग्रो, 20% में नीड ट्रेकियोस्टमी, और बाय 2 to 3 years जितने भी ट्रेकियोस्टमाइज्ड इन्फेंट होते हैं दे आर मोस्टली लिबरेटेड फ्रॉम वेंटिलेशन। प्रोग्नोसिस की बात करें तो कंपेयर टू पीटम्स विदाउट बीपीडी, इन पेशेंट्स में न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट होगा, लंग डिफ्यूजन के इश्यूज होंगे, वीजिंग होगी, रीहॉस्पिटलाइजेशन होगा और मोर्टालिटी भी है, और सेवेरिटी कोरिलेट्स विद आउटकम्स, मतलब ग्रेड 3 हाईएस्ट रिस्क। सिंपल। पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकता है कि उन्होंने सिनेरियो दे दिया उसके बाद पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट और पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन। prolonged ventilation, intraventricular hemorrhage, pulmonary hypertension, core pulmonal, या फिर oxygen dependence more than 1 year, mortality 10 से 25% if the ventilator dependency is more than 6 months, and the death causes can be due to respiratory failure, core pulmonal and RSV infection. फिर इसके लॉन्ग टर्म आउटकम्स लिखे हुए हैं।
थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लेकिन ये है कि इसमें से भी ऐसे नहीं होगा कि एमसीक्यू आया, ये फिर हमारी अपनी लर्निंग के लिए है। लॉन्ग टर्म आउटकम्स में रीहॉस्पिटलाइजेशन इज कॉमन इन फर्स्ट 3 years। वीजिंग एस्थमा लाइक सिम्टम्स फ्रीक्वेंट होंगे। persistent pulmonary function test abnormalities that can be present in adolescent adulthood as well। और फिर उसी से डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी हो जाएगी, एंड डिक्रीज एक्सपिरेटरी फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। HRCT MRI abnormalities will correlate with PFT deficits, and then there will be concern for emphysema like change, COPD, pulmonary vasculature disease, risk of early debilitating lung dysfunction। फिर ये थेरेपी रिलेटेड है, हमने ये पढ़े हैं पीछे। एवे है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, सबग्लोटिक स्टेनोसिस और ट्रेकोमेलेशिया। हाँ, ये आप जरूर याद कर लें क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी सिनेरियो ऐसे दे सकते हैं कि बीपीटी का पेशेंट था, प्रोलॉन्ग्ड उसको वेंटिलेशन रही है और अभी मतलब व्हेन द चाइल्ड इज क्राइंग देयर इज नो वॉइस, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। देयर इज नो साउंड। कार्डियक की आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, कोर पल्मोनल हो सकता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, and then aortopulmonary collaterals, and that can cause heart failure। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें। इवन इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, लेकिन मैंने मेंशन इसलिए किए हैं ताकि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। और जो क्यू बैंक का न्यूनेटोलॉजी का यूनिट है, उसके अंदर से अभी सिर्फ 4 यही एमसीक्यूज मुझे मिले हैं जो कि बीपीडीज में से आए, और वो यही सिनेरियोज थे कि बीपीडी का पेशेंट है और उसको ऐसा नहीं दिया होता कि बीपीडी का पेशेंट है, ये दिया हुआ था कि मतलब एक पेशेंट है, प्रीटर्म था, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहा और अब उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, तो एक्सरे पे क्या फाइंडिंग होगी, सीटी स्कैन पे क्या फाइंडिंग होगी, यही वाले सिनेरियोज थे, या फिर एग्जैक्टली डायग्नोसिस पूछा हुआ था। हाँ, एक और एमसीक्यू जो मुझे जहन में आ रहा है वो ये भी था कि पेशेंट प्रीटर्म था और उसका ये था कि वेंटिलेशन उसको प्रोलॉन्ग रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रही, एंड नाउ द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू यू विद रिकरेंट निमोनियाज। उसमें जो दो ऑप्शन थे वो सिस्टिक फिब्रोसिस और बीपीडी था। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट इस तरीके से ही करेंगे कि जैसे उसने पहले बताया हुआ है कि पेशेंट को वेंटिलेशन या फिर ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ी है, तो दैट इज द रीजन कि उसको रिकरेंट हो रहा है एंड द पेशेंट हैज क्रॉनिक लंग डिजीज ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो ये था हमारा बीपीटी। अब हम आगे चलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम पे। मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है नेल्सन में, लेकिन इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए हैं। इंसिडेंस एपिडेमियोलॉजी को देख लेते हैं, उसमें मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड इन 10 to 15% ऑफ बर्ड्स में होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5% में मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता है। और होता किन में, टर्म में, पोस्ट टर्म में, मतलब ये जो हमारे पास टर्म चाइल्ड है वो 40 वीक्स प्लस 40+ वीक्स, मतलब पोस्ट टर्म इन्फेंट में हो सकता है, मोस्टली 42 वीक्स प्लस में होता है। अफेक्टेड इन्फेंट में से 30% मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट होगी उनकी, और 3 to 5% डेथ हो सकती है। फीटल डिस्ट्रेस with or without hypoxia often precedes meconium passage। Pathogenesis का overview, meconium aspiration may occur in utero or with first birth। अच्छा, इस पे एमसीक्यू है, थिक पार्टिकुलेट मेकोनियम लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड केमिकल इंजरी। क्यू बैंक में जो अभी 5th एडिशन है उसमें एमसीक्यू नहीं दिया गया, लेकिन फेब 2025 में एमसीक्यू आया था जिसके अंदर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का सिनेरियो था, और उसके अंदर पूछा हुआ था कि लंग में क्या इंजरी हो सकती है, और उसमें ऑप्शंस बाकी फिट नहीं हो रहे थे, सिर्फ केमिकल इंजरी, केमिकल न्यूमोनाइटिस बेसिकली फिट हो रहा था। वो आगे भी इसका बताया, मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह और भी आ सकता है, तो उसका ऑप्शन केमिकल इंजरी था। Partial airway obstruction will lead to air trapping that can lead to pneumomediastinum and pneumothorax. And over distended chest may be seen clinically। आपको दिख रहा होगा कि chest मतलब the patient is hyperextending the chest। Lung effects में there is meconium in lungs। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल न्यूमोनाइटिस दैट विल लीड टू केमिकल न्यूमोनाइटिस, क्योंकि बेसिकली जो मेकोनियम है उसके अंदर बाइल एसिड्स होते हैं, एंड व्हेन द चाइल्ड इनहेल्स इट और व्हेन द चाइल्ड एस्पिरेट्स द मेकोनियम, उससे फिर वो एग्जैक्टली ऐसी लंग इंजरी हो रही होती है जैसे कैरोसिन ऑयल की हो रही होती है, मतलब एपिथेलियम डैमेज हो रहा होता है, एल्विलाई डैमेज हो रहे होते हैं और केमिकल न्यूमोनाइटिस हो रहा होता है।
ऑल्सो इट कैन कॉज अफेक्टिंग डिसफंक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। नेल्सन में फिगर 129.1 आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। फिर परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन पे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्लस केमिकल इंजरी कैन कॉज परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न। इस पे 5 या 6 एमसीक्यूज होंगे और बार बार मतलब यही एमसीक्यूज आ रहे हैं कि लंग इफेक्ट्स में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये नहीं दिया हुआ केमिकल न्यूमोनाइटिस, तो आपसे पूछेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ली है पेशेंट ने आफ्टर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, तो आपको परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न याद ही होना चाहिए और इसका यही आंसर है। और 4-5 टाइम्स ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। और होता ही इसीलिए कि बिकॉज माइक्रो अगेन आप ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, केमिकल इंजरी हो रही है जिसकी वजह से वेस्कुलेचर डैमेज होता है एंड दैट लीड्स टू द कैस्केड दैट कैन कॉज हाइपोक्सीमिया, और उससे फिर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज होता है एंड दैट कॉज परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में the patient will present with respiratory distress and cyanosis shortly after birth, and if there is in utero hypoxia, there is a possible risk of HIE with multi-organ dysfunction, and that includes myocardial injury. This usually improves within 72 hours, may be prolonged if ventilated, and वो 30% में चांस है। तो आपने ये याद रखना है कि मेकोनियम एस्पिरेशन 72 आवर्स में इम्प्रूव हो जाता है। Tachypnea can persist for days or maybe weeks, so this is one of the clinical presentation. चेस्ट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स हर लंग डिजीज की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पैची इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, कोर्स स्ट्रीकिंग होगी, इंक्रीज्ड एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होगा और फ्लैटन डायफ्राम होगा। फिगर 129.1 में दिया गया है कि निमोथोरिक्स भी हो सकता है। अच्छा, एमसीक्यूज इसी तरीके से आ सकता है इसमें कि वो पूछ लेंगे आपको मेकोनियम एस्पिरेशन का बता देंगे, वो कहेंगे कि बेबी बॉर्न हुआ है, उसकी कॉर्ड स्टेन्ड है, द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट एक्सरे परफॉर्म हुआ है, व्हाट आर यू गोइंग टू फाइंड इन द चेस्ट एक्सरे। फिर आपने याद रखना है कि पैची इन्फिल्ट्रेट्स, कोर्स स्ट्रीकिंग, इंक्रीज एपी डायमीटर एंड फ्लैटन डायफ्राम। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन डिक्रीज द रिस्क बाय प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस। ये ऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स हैं एंड यू कैन कन्वे देम कि अगर आपको लग रहा है कि पोस्ट, वैसे तो गायनी का काम होता है लेकिन इन केस इफ देयर इज अ टीम वर्कअप, इंट्रापार्टम नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है इसका। रूटीन इंट्यूबेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ डिप्रेस्ड मेकोनियम स्टेन इन्फेंट्स नॉट रिकमेंडेड, जो कि हमारे पहले बहुत पहले की वैसे ये प्रैक्टिस थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि इंट्यूबेशन मतलब कहते थे कि आपने एम्बू बैग नहीं करना, कि जब आप एम्बू बैग करते हो तो आप और पुश डाउन करते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेकोनियम अगर आता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का बच्चा आपके पास, तो आपने उसको एग्जैक्टली वैसे ही डील करना है, उस पर वैसे ही न्यूनेटल स्टेप्स करने हैं जैसे कि आप एक नॉर्मल इन्फेंट में या फिर एक ऐसे इन्फेंट में करें जिसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और अभी तक आपको उसका कॉज नहीं पता। तो ऐसा ऑप्शन आ गया कि आपने, और एमसीक्यूज हैं इस तरह के भी कि लिखा हुआ है पेशेंट है और पेशेंट बॉर्न हुआ है, उसकी इसी तरीके से बताया हुआ है कि एमनियोटिक लाइकर उसका ग्रीन था, अभी पेशेंट लेथर्जिक है और उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छा नहीं है, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। और उसमें ऑप्शन में टेक्टाइल स्टिमुलेशन है और साथ में उसके नीचे लिखा हुआ है कि इंट्यूबेशन और एस्पिरेशन। अब हाँ, आपने एग्जैक्टली एनआरपी के स्टेप फॉलो करना है तो उसमें टेक्टाइल स्टिमुलेशन पहले आता है, तो आपने वही उसका आंसर वही ठीक है और वही आपने चूज करना है। इसमें बताया कि रिस्क इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज और लिमिटिंग पोस्ट टर्म, मतलब आपने ये करना है कि मोर देन 42 वीक्स पे आप ना जाएं। ट्रीटमेंट इसकी completely सपोर्टिव है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन प्रोवाइड टू द चाइल्ड। स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपने जिस तरह करते हैं वही करेंगे। इंप्रूव ऑक्सीजनेशन आप कर लें वर्सेस रिस्क ऑफ नीमोथोरिक्स देख लें, वही बात है कि एयरवे प्रेशर, अगर आप मीन एयरवे प्रेशर इंक्रीज करना चाह रहे हैं थ्रू पीपीवी। सर्फेक्टेंट और इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है इन हाइपोक्सीमिया एंड पीपीएचएन केसेस, एंड इट कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ एक्मो। हमारे पास एक्मो अवेलेबल नहीं है, तो जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है वो फिर उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू आता भी नहीं है, तो इसके एक्मो के लिहाज से कोई एमसीक्यू इस तरह नहीं आएगा इंशाल्लाह। Antibiotics not indicated if no evidence of sepsis.
एंड ट्रीट कॉन्करेंट हाइपोक्सिक इंजरी। सो बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, आपके पास पेशेंट आ जाता है, आपने उसको ऑक्सीजनेशन से सपोर्ट करना है, नथिंग एल्स। जस्ट treat the child as of like any other respiratory distress child. Prognosis higher mortality than non-strain infants. Obviously हमने पीछे पढ़ा है कि 30% को वेंटिलेटर की जरूरत होती है. Decline in deaths due to better obstructive and neonatal care. And there may be residual lung issues जैसे कि cough, wheeze, hyperinflation that may persist up to 5 to 10 years and it will resolve after that. Outcome depends on severity of CNS asphyxia and presence of PPHN or other complications. तो ये लिटरली ये सारे एमसीक्यूज सॉरी पीपीएचएन पे कि उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या पेशेंट ने डेवलप कर लिया है, या फिर इस चीज़ पे है कि पेशेंट मतलब अभी बॉर्न हुआ है और मेकोनियम लाइकर है, तो आप उसको क्या करेंगे, मतलब एनआरपी पे स्टेप्स हैं। तो ये क्यू बैंक के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्लीज़ जब भी आप ये टॉपिक्स ये तीनों आप देख लें, पूरा लेक्चर देख लें, तो आप जाके क्यू बैंक से ये वाले एमसीक्यू ज़रूर देखें, ताकि जो सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आपको एक दफ़ा बिल्कुल अपने के दिमाग में मतलब रिटेन हो जाए, और फिर आपको अगर आप 1 मंथ बाद भी ये चीज़ देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको याद होगी। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रांजिएंट टिकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न की। इसमें से भी 2-3 एमसीक्यूज आए हुए हैं। Incidence, it's a self-limited tachypnea due to delayed clearance of fetal lung fluid. Estimated incidence is 3 to 6 per 1,000 term births, and it is the most common cause of tachypnea in newborns. रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास ट्विन जेस्टेशन, मेटरनल एस्थमा, ये आपको सारे रिस्क फैक्टर्स याद होने चाहिए। मैं आपके लिए एक दफ़ा रीड आउट लाउड कर देती हूँ। ट्विन जेस्टेशन, मेटरनल एस्थमा, मेटरनल हाइपरटेंशन, लेट प्रीमेच्योरिटी, प्रेसिपिटस डिलीवरी, पेरिनेटल डिप्रेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, मैक्रोसोमिया एंड सिजेरियन डिलीवरी स्पेशली विदाउट लेबर। अब एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आरडीएस में हाइपरटेंशन प्रोटेक्टिव है और जेस्टेशनल डायबिटीज उसको बढ़ाता है। अब अगर आपके पास सिनेरियो टीटीएन का आ रहा है तो आपने याद रखना ये सारी चीजें इसका रिस्क फैक्टर हैं। सिनेरियोज डिफरेंट होंगे और वो मैं आपको आगे ऑप्शंस उसके मतलब बता भी देती हूँ कि कैसे एमसीक्यू आ सकता है। तो आपको ये रिस्क फैक्टर्स याद होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल एमसीक्यू आ सकता है कि वो आपको बताएं कि एक इन्फेंट बॉर्न हुआ है, वैसे तो वो सैट्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसको मतलब इस ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न नहीं दिया, लेकिन उसकी मदर को मेटरनल हाइपरटेंशन थी, सैट्स मेंटेन कर रहा है, तो क्या हो सकता है उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कॉज। फिर आपने इसको ऑप्शन ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न ही टिक करना है। इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में इट इज ड्यू टू इनफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ द फीटल लंग फ्लूइड। Fluid retained रहेगा, there is going to be decrease in compliance of the lung and impaired gas exchange. अच्छा, अब जो ये फीटल का लंग फ्लूइड होता है ना, नॉर्मली सोडियम चैनल्स, एपिथेलियम के सोडियम चैनल्स होते हैं, उसकी वजह से क्लियर होता है, और ये एक्टिवेट होता है जब पेशेंट गोज थ्रू मतलब जो चेस्ट कंप्रेशन से मुराद है जब सिजेरियन डिलीवरी हो रही होती है, और उससे इंक्रीज होता है हार्मोन, जिसकी वजह से फिर ये एक्टिवेट हो जाता है एंड फिर ये क्लियर करवाता है। अब नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन टीटीएन इन्फेंट्स में इट शोज कि देयर इज ऑल्टर्ड फ्लूइड क्लियरेंस पाथवेज एंड एडिशनल क्लियरेंस बाय चेस्ट कंप्रेशन एट डिलीवरी एंड फर्स्ट ब्रेथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेस्ट कंप्रेशन एट डिलीवरी थ्रू सी सेक्शन हो रही है तो उससे और फ्लूइड क्लियर हो जाता है। एंड ऑल्सो द डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट डिलेज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन विच कैन कॉज एन इंक्रीज इन टीटीएन रिस्क। तो फिर आपको बस इसका ये पता होना चाहिए कि टीटीएन होता क्यों है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, सोडियम चैनल एक्टिवेट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर कुड बी द रिस्क फैक्टर जो हमने पीछे मेंशन किया है, एंड उससे फिर फ्लूइड रिटेन रहता है लंग में और इम्पेयर गैस एक्सचेंज होती है। एंड थैंकफुली इट्स जस्ट अ सेल्फ लिमिटेड डिजीज, तो इसके अंदर आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं देना होता है, पर हम ये पढ़ लेते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती हैं। ऑनसेट में इसका पेशेंट बॉर्न होता है विद इन 30 to 1 आवर। अच्छा, एमसीक्यूज जो दिए हैं उसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर 2 आवर्स पेशेंट को डिस्ट्रेस डेवलप हो गया। नेल्सन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ भी टीटीएन आपके पास हो जाता है, प्रेजेंट करता है। तो आपने टाइमिंग का इतना वो नहीं करना, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अर्ली टेकिपनिया होता है बिल्कुल, और मोर देन 60 breaths per minute के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा होता है। लेकिन जो डिफरेंशिएट उसको ये चीज करी होती है कि मे इंक्लूड रिट्रैक्शंस, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग एंड माइल्ड साइनोसिस, बट इट इज रिलीव बाय लाइक 40% आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेस देन 40% तो रिलीव हो जाता है।
चेस्ट साउंड्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर होगा। चेस्ट एक्सरे पे इस पे एमसीक्यू आया हुआ है कि चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग क्या होगी, तो वो प्रोमिनेंट पेरी हाइलर मार्किंग्स प्लस फ्लूइड इन द फिशर, ये आया हुआ है एमसीक्यूज। तो आपने ये प्लीज याद करना है कि चेस्ट एक्सरे में क्या आएगा, या ये भी ऑप्शन दे सकते हैं या ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। एंड ओकेजनली स्मॉल प्लूरल एफिजन्स हो सकती हैं, जैसे कि आरडीएस में बहुत कॉमन है, हाइपरकैप्निया एसिडोसिस में बहुत अनकॉमन होता है। एंड पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही रेयरली पड़ती है। व्हेन रिक्वायर्ड इट रिजॉल्व्स इन ओनली लेस देन 12 to 24 आवर्स। एंड रिकवरी में पेशेंट को टिकिपनिया परसिस्ट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन और नीड रिजॉल्व इन लाइक 24 to 72 आवर्स में बच्चा ठीक हो जाता है। अब ये जो आरडीएस है, एमएएस है और टीटीएन है, इसमें लिटरली मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एमएएस का सिनेरियो आ रहा है तो उसने ये ज़रूर मेंशन करना है कि या फिर वो पोस्टम बच्चा है, या फिर वो मेंशन करेंगे कि कॉर्ड ग्रीन है, amniotic फ्लूइड ग्रीन था, कुछ ऐसा ज़रूर मेंशन करेंगे कि विदाउट हिंट आपको ऐसे नहीं होगा कि विदाउट हिंट आपके सामने एमसीक्यू रख दिया, वो मेंशन करेंगे। और आरडीएस होगा तो उसमें ज़रूर मेंशन होगा कि प्रीमेच्योर इन्फेंट है, या फिर इन्फेंट बॉर्न हुआ और उसको ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है। और टीटीएन का सिनेरियो आपके सामने होगा कि इन्फेंट बॉर्न हुआ है, और चलें अगर रिस्क फैक्टर उन्होंने दिया भी है मेटरनल डायबिटीज़ का, जैसे रिस्क फैक्टर दिया हुआ है, उन्होंने कह दिया कि मेटरनल डायबिटीज़ का टर्म इन्फेंट है, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया, लेकिन सैट्स मेंटेन कर रहा है 95% तक। तो आपने सोचना ज़रूर है, बिल्कुल प्लीज़ जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करें अपना दिमाग बिल्कुल ओपन करें। अगर वो सैट्स मेंटेन कर रहा है तो ये टीटीएन ही होना चाहिए। और दूसरी एक और बात कि फॉर एग्जाम्पल उसने मेंशन नहीं किया कि प्री मेच्योरिटी है या नहीं है, और उन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया कि मदर को हाइपरटेंशन है। अब आरडीएस में हाइपरटेंशन प्रोटेक्टिव होता है और टीटीएन इसका एक रिस्क फैक्टर है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं और प्री मेच्योरिटी की कुछ मेंशन नहीं किया और बस मेंशन किया हो कि चाइल्ड है, उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, और ज़्यादा से लंबा चौड़ा सिनेरियो नहीं दिया ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लड़ा के इस चीज़ में ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा कि अगर आरडीएस है तो वो, अगर मदर को हाइपरटेंशन है तो वो प्रोटेक्टिव है, तो फिर टीटीएन इसका ऑप्शन होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि एमलेस एक लाइन लिख दी, वो डेफिनेटली कोई ना कोई और सपोर्टिव लाइन लिखी होती है एमसीक्यू में। टीटीएन एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। रैपिड रिकवरी डिफरेंशिएट्स टीटीएन फ्रॉम आरडीएस और निमोनिया। आरडीएस में लो लंग वॉल्यूम ग्राउंड क्लास पैटर्न होता है, एयर ब्रोंकोग्राम्स होते हैं। ये भी जब मैं आरडीएस का मैंने लेक्चर लिया उसके अंदर ये एमसीक्यूज हैं कि ग्राउंड क्लास पैटर्न, एयर ब्रोंकोग्राम, चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग्स, जबकि हमने पीछे यहाँ पे पढ़ लिया है कि यहाँ पे फ्लूइड एंड फिशर होगा और प्रोमिनेंट पेरी हाइलर मार्किंग्स होंगी। अदर डिफरेंशियल्स में आपके पास ये सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पहले भी बताई हैं। जो पल्मोनरी सेलरी डिस्काइनेसिया दैट लास्ट लॉन्गर एंड नीड प्रोलॉन्ग्ड O2 थेरेपी, इंशाल्लाह जब हम ये पढ़ेंगे तो हम ज़रूर रिकॉल करेंगे इस चीज़ को। प्रिवेंशन में आपके पास अवॉइड नॉन मेडिकली इंडिकेटेड डिलीवरी लेस देन 39 वीक्स, fetal lung maturity testing by amniocentesis, it's not reliable but एक ऑप्शन है। When late preterm delivery is indicated, single course antenatal steroids, it decreases the risk of TTN risk and must balance with risk of neonatal hypoglycemia. अगर आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो you have to think about neonatal hypoglycemia. Treatment is supportive. Monitor first 2 hours post birth to assess need for NICU transfer. Maintain oxygen saturation more than 90%. आप ये दिमाग में अपना टारगेट रखें, more than 90% you have to maintain the saturation. और अगर पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है ऑक्सीजन की तो फिर आप ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस के बारे में ज़रूर सोचें। नेजल CPAP फॉर सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, चेस्ट एक्सरे, एबीजी इफ वर्सनिंग और अनक्लियर डायग्नोसिस। हमारी थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस है कि जैसे ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है पेशेंट को हम फॉरन एक्सरे करा लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर वर्सनिंग और अनक्लियर डायग्नोसिस है देन यू शुड गो फॉर चेस्ट एक्सरे एंड देन यू शुड पिक द चाइल्ड फॉर एबीजीज। फीडिंग में आईवी फ्लूइड्स और एनजी फीड ऑफ स्वेट एकेप्निया, ये एनजी फीड जब आपने देनी होती है और 60 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो तो आपने इसको एनजी से ही देना होता है। एंटीबायोटिक्स ओनली रिस्क फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन एंड यू शुड रीएवैल्यूएट इफ सिम्टम परसिस्ट फॉर मोर देन 72 आवर्स। रिमेंबर, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है, उसने कहा, उसने एक सिंपल सा सिनेरियो दे दिया लेकिन उसने बता दिया कि 72 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है लेकिन पेशेंट की अभी भी कंडीशन मतलब वैसी ही है या पेशेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, देन यू हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स।
फिर आप दोबारा स्टेटमेंट पे जाएं और सोचें कि अगर ये टीटीए नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है। एंड देयर इज लिटिल एविडेंस कि आप इनहेल बीटा 2 एगोनिस्ट एल्बिट्रॉल थोड़ी फास्टर फ्लूइड क्लियरेंस कर देता है एंड मे शॉर्टन ऑक्सीजन थेरेपी ड्यूरेशन, बट डेफिनेटली नीड्स मोर एविडेंस। तो ये बात है, टेस्ट एंड ट्रायल वाली बात है। यू शुड नॉट अप्लाई इट इन योर क्लिनिकल सेटिंग्स, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू में अगर कुछ पूछ लें कि कौन सी थेरेपी यूज हो सकती है, क्या इनहेल्ड हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यस, लेकिन मे नीड मोर एविडेंस। और प्रोग्नोसिस की बात करें, देन इट यूजुअली रिजॉल्व्स कंप्लीटली। लेटर रिस्क में इंक्रीज रिस्क ऑफ इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड वीजिंग एंड एसोसिएशन परसिस्ट इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर मैटरनल अस्थमा। तो प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड। इसमें 72 आवर्स बाद पेशेंट यूजली हो जाते हैं ठीक, लेकिन ये फिर वही बात है कि वीजिंग और अस्थमा का आपने रिस्क फैक्टर अपने जहन में रखना है। क्यू बैंक में दो ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 231। once you're done with this with the three topics, please go through them। और ये 37 231 मैंने आपको जैसे डिस्कशन में बता दिया है वो ही एमसीक्यूज हैं। और अभी जैसे अगर ये दो एमसीक्यूज उस लिहाज से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर नहीं दे सकता, एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है। तो आपने जो भी जिस तरह भी पूरा टॉपिक है वो आपने सारा याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजी, आई एम डन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, और जो हमारा लेक्चर है वो सारा इसी तरीके से होगा। मैं डेली आपको बताया करूंगी कि आज हमने ये टॉपिक्स करना है। बेसिकली जो आज के 3 टॉपिक्स है उसके साथ बीपीडी, उसके साथ सॉरी आरडीएस भी था जो कि मैं पहले दे चुकी हूँ। तो फिर वो इसी तरीके से होगा कि डेली 4 से 5 टॉपिक्स होंगे और मैं आपको क्यू बैंक से सारे एमसीक्यूज बताऊंगी। सिर्फ आपने क्यू बैंक नहीं करनी। आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप उसको, जब मैं ये सब करवा लूँ तो आप वीकेंड पे क्यू बैंक के एमसीक्यूज और रूडोल्फ के और प्री टेस्ट के एमसीक्यूज देखें। तभी हम लोग इस तरह का तैयारी कर सकते हैं कि आपको मतलब देर इज नो चांस कि आप आईएमएम फेल हो इस तैयारी से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द लेक्चर या रिगार्डिंग द कोर्स तो आप पूछ सकते हैं। वेरी वेल डन डॉक्टर आमिर, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। तो किसी के क्वेश्चंस हैं तो चैट ग्रुप में पूछ लें या माइक ऑन करके पूछ लें। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं एनीथिंग। अगर कोई कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू आपको मिल जाता है, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह अप टू डेट, और उसी से मैं आपको बताऊंगी नेल्सन के रेफरेंस से। वैसे तो इस पूरे टॉपिक में इट लिटरली कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम नेल्सन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मिसिंग हो। और अगर आप नेल्सन नहीं भी पढ़े और आप बस ये लेक्चर अटेंड करें तो इट शुड बी मोर देन एनफ। ये तो लिटरली पार्ट 2 की हम ऐसा पढ़ा रही हूँ कि जैसे पार्ट 2 की तैयारी हम कर सकते हैं इस लेक्चर से। चलें डॉक्टर आमना, थैंक यू फॉर द लेक्चर। इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू डॉक्टर जी।